नमस्ते विद्यार्थियों, मैं सुधाकर पांडे एक बार पुनः आप सभी का अपने चैनल मैथ्स गुरु सुधाकर सर पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर इस वर्ष कोरोना की स्थिति में नियमित स्कूल ना लगने के कारण आप लोगों का कोई नुकसान ना हो, इसलिए मैं अपने चैनल पर कक्षा 9वीं और 10वीं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के सत्र के अनुसार जैसा जैसा आगे बढ़ रहा है वैसे कोर्स अपलोड करता जा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक मैं अपने चैनल पर कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम के लिए पाठ 14, पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3 और पाठ 4 जो चल रहा है, इन पाठों के वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का किसी तरीके से नुकसान ना हो, इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, अगर आपको इस वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा हो तो उस रेड कलर में अगर लिखा हो तो उसे टच कर दें और बेल आइकन मतलब घंटी के निशान को ऑल पर सेट कर दें। ठीक है, और अगर ब्लैक एंड वाइट में सब्सक्राइब लिखा है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है। और हर चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, हर वीडियो को, और वीडियो को पूरा देखिएगा तो अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए प्रश्नावली 4.4 का पहला प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मैंने इसके पहले जब पाठ शुरू किया था तब मैंने इसका द्विघात समीकरण का परिचय का एक वीडियो डाला था। जिन लोगों ने अभी नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाके पुराना वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में भी बताया है कि कब मूल वास्तविक होते हैं, अलग अलग होते हैं, कब मूल वास्तविक और समान होते हैं, और कब मूल अवास्तविक और काल्पनिक होते हैं। ठीक है, जब मूल वास्तविक होते हैं तभी उनका अस्तित्व होता है और आप उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। अगर मूल अवास्तविक आए तो आप उन्हें ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि अगर अस्तित्व हो मतलब अगर वास्तविक मूल हो तो उन्हें फिर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूँ कैसे ज्ञात करेंगे कि वास्तविक है या नहीं है, और फिर ज्ञात करेंगे। तो ये देखिए, ये है आपका विविक्त कर। विविक्त कर मतलब विविक्त कर को डी से दर्शाते हैं। डी का सूत्र है b² - 4ac। यहाँ आप abc के मान रखेंगे समीकरण से तुलना करके, तो डी का मान आपको 4 तरीके से प्राप्त होगा। या तो 0 से बड़ा प्राप्त होगा, या 0 प्राप्त होगा, या 0 से छोटा मतलब ऋण में प्राप्त होगा। ठीक है, अगर धनात्मक और 0 से बड़ा मिलता है मतलब जो मूल है वो वास्तविक और अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर d 0 के बराबर आता है तो वास्तविक होंगे लेकिन एक समान होंगे, जो पहला होगा वही दूसरा होगा। और अगर d का मान ऋणात्मक आता है तो मूल काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। तो पहली और दूसरी कंडीशन में आप मूल ज्ञात कर सकते हैं जिसमें वास्तविक है, अगर अवास्तविक है तो आप उसे ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, डी का। और अगर डी का मान प्रथम 2 कंडीशंस के अनुसार आया तो फिर सूत्र विधि से हम उनका मूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये मैंने प्रश्न पहले का, इसमें देखिए 3 सवाल हैं। इसमें जैसा मैं आपको ये दूसरा प्रश्न बताऊं वैसे ही आप इन दोनों को कर लीजिएगा। जब पहला करेंगे तो डी माइनस में आएगा। ठीक है, तो इसे आप छोड़ देंगे, मतलब ये देखिए जैसे इसमें कहा है पहले तुलना कर ली, फिर विविक्त कर इसमें रखा मान तो कितने में आया, ऋण 31 आया। अब ऋण 31 आया इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो ये अगर ऋण में आता है तो यही खत्म हो जाएगा, आगे ज्ञात नहीं करना है। फिर ये देखिए दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न पहले इसकी तुलना आप व्यापक वर्ग समीकरण से कीजिए। तो क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण की तुलना, व्यापक वर्ग समीकरण क्या है, ax⁻² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, कीजिए तुलना। तो देखो a बराबर बहुत सारे सवाल आप कर चुके हैं, तो a बराबर 3, b बराबर ऋण 4 करनी 3 और c बराबर 4, ये हो गया। अब सबसे पहले आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो मूलों की प्रकृति कब ज्ञात होती है, जब हमें क्या ज्ञात हो, उसका विविक्त कर।
विविक्त कर को किससे दर्शाते हैं? डी से। और डी का सूत्र क्या है? b की घात 2 ऋण 4ac। इसमें abc के मान रखिए। तो d बराबर b मतलब ऋण 4 करनी 3 का वर्ग ऋण 4 गुणित a मतलब 3 गुणित c मतलब 4, वर्ग कीजिए और गुणा कीजिए। तो ऋण का वर्ग धन 4 का वर्ग 16 गुणित करनी 3 का वर्ग 3, वर्ग से करनी कट गई। ऋण 4 तिया 12, 12 चौके 48, तो ये आ गया 48 ऋण 48। तो d बराबर आया 0। ठीक है, अब देखिए d बराबर 0 आया मतलब कैसे होंगे? देखो वास्तविक और समान होंगे। तो लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण के वास्तविक मूल हैं, वास्तविक व समान मूल हैं। अब वास्तविक आया है तो सूत्र हल करना है। तो हल हम किस विधि से करेंगे? सूत्र विधि से। तो देखिए जब आपने d निकाल लिया है तो सूत्र आप कैसा निकालेंगे? क्या होता है सूत्र? x बराबर -b प्लस माइनस रूट ओवर के अंदर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। ये देखो यही है b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब d। तो इसके अंदर आपने d निकाल लिया तो सीधे d लिख दीजिए बटे 2a। अब मान रख दीजिए। तो x बराबर माइनस और b का मान -4 करनी 3 धन ऋण करनी d का मान देखिए कितना आया है 0, तो d की जगह 0 रख दिया और बटे 2 गुणित a का मान कितना है देखिए 3, तो ये 3 लिख दिया। अब ये ऋण धन हो गए तो 4 करनी 3 धन ऋण करनी का वर्ग क्या होता है? 0 और बटे 2 तिया 6। इस 0 का कोई मतलब नहीं, तो धन के लिए ये बीच में धन ऋण ले लीजिए। तो x बराबर 4 करनी 3 धन 0 बटे 6। तो 0 का कोई मतलब नहीं, तो 4 करनी 3 बटे 6। अब 4 और 6 कट रहे हैं तो 2 बटे 3 पहला मूल आ गया। अब आपको 2 करनी 3 बटे 3। अब देखिए करनी 3 जो 3 है वो करनी 3 का वर्ग होता है। तो इस 3 को हम क्या लिख देंगे? करनी 3 का वर्ग। वर्ग से 1 करनी 3 कट गई तो आया 2 बटे करनी 3, ये पहला मूल। फिर ऐसे ही क्या ले लेंगे ऋण के लिए? तो यहाँ धन ऋण की जगह ऋण ले लीजिए। तो x बराबर 4 करनी 3 ऋण 0 बटे 6, फिर 0 छूट गया तो 4 करनी 3 बटे 6। अब ये 4 से फिर ये कट गए 2 और 3 बार, तो आया 2 करनी 3 और 3 किसका वर्ग होता है? करनी 3 का वर्ग होता है। तो वर्ग से 1 करनी 3 से 1 करनी 3 कट गए, तो दूसरा मूल भी कितना आया? 2 बटे करनी 3। तो लिख देंगे अतः x बराबर 2 बटे करनी 3 व 2 बटे करनी 3, ये दोनों आपके आंसर। ठीक है, तो अगर वास्तविक मूल आता है तो ही आगे आपको सूत्र लगाना है। अगर ऋण में आ जाएगा तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। पहला आपने देखा ही कि ऋण में आ रहा है, तो जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था वैसा कर देंगे। और तीसरा सवाल धन में आएगा, d 0 से बड़ा आएगा तो फिर से यही सूत्र लगा के उसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी के में वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हो तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ऑल पर सेट कर दें। ठीक है, थैंक यू।